बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरे चैनल आल टू बी अ प्रो पर वेलकम है जी। तो आज हम न्यूटन का थर्ड लॉ स्टडी करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये एक ऐसा लॉ है जो न्यूटन के सिवा कोई और दे ही नहीं सकता था। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हो सकता था कि गैलीलियो न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तक पहुँच जाता, लेकिन इस थर्ड लॉ को न्यूटन जैसे एक जीनियस की ही ज़रूरत थी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नेचर को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, एप्लीकेशन और यूजेज अपनी एवरीडे लाइफ में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्लियरली समझने के लिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपने कभी किसी को कोई थप्पड़ मारा है, कोई घूंसा दिया है, तो अगर तो आपने किसी ऐसे शख्स को मारा है जो कि ज़रा होशिला है, ज़रा अकड़ू है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी पड़ी होंगी, आपने भी आगे से खाई होंगी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपके सामने जी एक शरीफ आदमी है, तो उसने आपके सामने कोई रिएक्ट नहीं किया होगा, लेकिन आपको फिर भी थप्पड़ पड़ेगा, आपको फिर भी घूंसा पड़ेगा। कौन मारेगा आपको? आपको नेचर मारेगी, आपको नेचर की तरफ से थप्पड़ पड़ेगा। जब आप किसी को थप्पड़ मारते हैं, कोई हिट करते हैं, घूंसा मारते हैं या थप्पड़ मारते हैं, तो आपके हाथ पर भी एक फ़ोर्स लगती है, आपको भी एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस होती है। ये वो फोर्स होती है जो कि नेचर आपको मार रही है, जो कि थप्पड़ आपको पड़ा है नेचर की तरफ से। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट exerts a force on a second object, the second object exerts a force of equal magnitude in the opposite direction on the first object। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, तो जिस ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाई है वो भी उतनी ही फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा जितनी कि उसने दूसरे पर लगाई है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने आपको एक हैमर दिखाया है। हैमर की मदद से हम एक कील ठोंक रहे हैं। हैमर इस कील पर एक फोर्स लगा रहा है, वो है जी एक्शन फोर्स। और ये कील रिएक्शन के तौर पर भी एक फोर्स लगा रहा है, ये है जी रिएक्शन फोर्स। ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने कहा कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, लेकिन हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कील जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है इस एक्शन फोर्स की वजह से जो कि हैमर ने लगाई है? इसका जवाब हम आगे जाके देखेंगे। तो दूसरी पिक में मैंने क्या दिखाया है, एक हाथ है, ये दीवार पर एक मुक्का मारा है, एक घूंसा मार रहा है, ठीक है। तो इसने जो फोर्स लगाई है जी वो है एक्शन फोर्स, और दीवार ने भी इस पर एक फोर्स लगानी है, इस हाथ पर एक फोर्स लगानी है, वो होगी जी रिएक्शन फोर्स। ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी जी। यहाँ पर हमारे पास है जी अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वो जनरल स्टेटमेंट जो कि हम अभी तक यूज़ करते आए हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का हमेशा एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन ज़रूर होता है। एक होती है जी हमारे पास एक्शन फोर्स और दूसरी होती है रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स हमेशा पर्टिकुलर फोर्सेस नहीं होती कोई, यानी यही फोर्स हमारे पास हमेशा एक्शन फोर्स होगी, या फिर यही फोर्स हमारे पास हमेशा रिएक्शन फोर्स होगी। एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स हम इस तरह डिसाइड करते हैं एक रेफरेंस मानकर। जिस फोर्स को हमने रेफरेंस माना है वो होगी जी हमारे पास एक्शन फोर्स, और जो दूसरी फोर्स होगी वो होगी रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगेंगी। ये हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगेंगी, हमेशा ये एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं लगती। यानी अगर ये इंसान दीवार पर एक फोर्स लगा रहा है, तो दीवार ने एक इस इंसान पर फोर्स लगानी है, यानी ये नहीं होगा कि दोनों फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन इस इंसान पर ही लग रही हैं। एक्शन हो रहा है जी दीवार पर और रिएक्शन हो रहा है इस इंसान पर। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगती हैं। और एक और बात कि फोर्सेस हमेशा पेयर्स में आती हैं। फोर्सेस कम्स इन पेयर, फोर्सेस हमेशा पेयर में होंगी। एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन हमेशा होगा। एक फोर्स है तो उसका पेयर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट करती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने एक्शन किया है जी आज और उसका रिएक्शन हमें मिल रहा है जी परसों को। एट अ टाइम होता है एक्शन और रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास दो ब्लॉक हैं। फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है वो सेकंड ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है, वो है जी एक्शन फोर्स, और सेकंड वाला ब्लॉक फर्स्ट पर भी फोर्स लगा रहा है, वो है जी रिएक्शन फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस
मैंने जैसा कि कहा पहले, हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें शो कर रहा है कि ये दोनों फोर्सेस, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, वन ऑब्जेक्ट कैन नॉट प्रोवाइड अ फोर्स विदाउट दिस ऑब्जेक्ट काजिंग अ रिटर्न फोर्स। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है तो वो इस तरह फोर्स लगाकर हट नहीं सकता, उस पर हमेशा एक रिएक्शन फोर्स लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये जो लड़की है इसने स्केट बोर्ड की मदद से इस वॉल पर फोर्स लगाई है, ऐसा नहीं होगा कि ये फोर्स लगाकर भाग जाए और दीवार इस पर कोई रिएक्शन फोर्स ना लगाए, ऐसा कभी नहीं होता। जब कोई किसी पर एक्शन करता है तो उसका रिएक्शन उसे ज़रूर मिलता है, यानी मकाफात अमल ज़रूर होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट ज़रूर होता है। तो जब इसने फोर्स लगानी है तो इसने रिएक्शन फोर्स हमेशा एक्सपीरियंस करनी है। जैसा कि मैंने कहा कि फोर्सेस कम्स इन पेयर, एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। अच्छा, बाज़-औक़ात हमारे लिए ये बताना मुश्किल हो जाता है कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स पेयर की सूरत में लग रही हैं, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट पर एक्शन फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स लग रही है और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रही, उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो हम यही कंसीडर करते हैं कि उस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रही, यानी सिर्फ एक आइसोलेट फोर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा जो फोर्स है वो पेयर की सूरत में होंगी। जैसा कि इस एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने आपको एक पाँव दिखाया है, एक ये फुट है, ये वॉक कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड पर। जब हम ग्राउंड पे वॉक करते हैं तो क्या होता है, हम ग्राउंड को पुश बैकवर्ड करते हैं एक्शन के तौर पर, और रिएक्शन की सूरत में जो ग्राउंड है वो हमें पुश फॉरवर्ड करता है, हमें आगे की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से हम चलते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर हम चलते हैं। तो जब ग्राउंड ने हम पर फोर्स लगाई है तो उसकी रिजल्ट के तौर पर तो हम मूव कर रहे हैं, लेकिन जब हमने ग्राउंड पर फोर्स लगाई है बैकवर्ड, तो ग्राउंड क्यों नहीं मूव करता, ग्राउंड क्यों नहीं पीछे की तरफ जाता? ग्राउंड अपने मैस की वजह से नहीं जाता, क्योंकि अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है उसका मैस बहुत ज़्यादा है हमारी निस्बत। तो जो ग्राउंड है वो अर्थ है, उस पर भी फोर्स लग रही है, हम उस पर भी फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन अपने ज़्यादा मैस की वजह से वो मूव नहीं करती। तो ये वजह होती है कि कभी कभी हमें लगता है कि सिर्फ एक ही फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि दूसरी जो फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट पर, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। एक और एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर, एक एक्शन और रिएक्शन के पेयर की सूरत में। एक बैलून है, बैलून के अंदर से हवा निकल रही है डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ जो एयर है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, एक्शन फोर्स लगा रही है। और रिएक्शन के तौर पर, रिएक्शन की सूरत में हमारे पास ये जो बैलून है ये अपवर्ड, फॉरवर्ड जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इस तरह की आप बहुत सी एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल है मेरे पास, अगर आप एक चलती हुई गाड़ी से अपना हाथ बाहर निकालें तो आप अपने हाथ की मदद से जो हवा है उस पर एक एक्शन फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो कार है वो मूव कर रही है। लेकिन रिएक्शन के तौर पर वो जो हवा है वो भी आप पर एक फ़ोर्स लगाएगी, आपकी हाथ पे एक फ़ोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से जो आपका हाथ होगा वो बैकवर्ड मूव करेगा। जब आप चलती हुई गाड़ी से अपना हाथ बाहर निकालें तो जो आपका हाथ है वो पीछे की तरफ धकेलता है, क्योंकि जो हवा है वो आप पर एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है इस वजह से। अच्छा जी, अब आप अपनी सीट पर बैठे होंगे, ठीक है, आप अपनी सीट पर बैठे हैं तो ये भी सिर्फ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से बैठे हैं। आप जब अपनी सीट पर बैठे हैं तो आप पर एक ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है जी डाउनवर्ड, ठीक है। जो ग्रेविटी की पुल है वो एक बैठे हुए इंसान को डाउनवर्ड खींचती है, ठीक है। और जो आपकी सीट है वो भी आप पर एक फोर्स लगा रही है जी अपवर्ड डायरेक्शन में, वो आप पर फोर्स लगा रही है। आपकी जो चेयर है, आपकी जो कोई किसी भी चीज़ पर आप बैठे हैं तो वो एक अपवर्ड फोर्स लगा रही होती है, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होती है। और ये दोनों की दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से हम बैठते हैं। यानी इन फोर्सेस, इन बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से आप अपनी चेयर पर बैठ सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी फोर्स जी कम ज़्यादा हो गई तो आपकी चेयर जाएगी जी टूट और आप जाएंगे गिर। इसलिए संभल के बैठिएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ की मदद से आप बैठे हैं तो बैठे रहिएगा। यहाँ पर मेरे पास जी एक और एग्जाम्पल है, इसमें जी एक ये स्केटबोर्ड की मदद से एक आया है जी भूतनुमा शख्स। तो इसने एक फोर्स लगाई है दीवार पर और दीवार ने भी इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाई है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास राइट साइड में एक रॉकेट है, रॉकेट की मोशन भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की मरहून मन्नत है।
जब रॉकेट मूव करता है, रॉकेट क्या करता है, अपनी जो टेल है, इसकी जो बैक एंड है, यहाँ से हॉट गैसेस निकालता है, यहाँ से गर्म गैसेस इसके निकलती हैं नीचे की तरफ, ठीक है। ये जो गैसेस है ये नीचे की तरफ फोर्स लगाती हैं, एक एक्शन फोर्स लगाती है नीचे की तरफ, और रिएक्शन के तौर पर ये जो रॉकेट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि मूव करना है इसने, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन यानी अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। गैसेस ने जो एक्शन फोर्स लगाई है, जब वो एक्शन फोर्स लगाई है नीचे की तरफ, और रिएक्शन के तौर पर हमारे पास ये रॉकेट जाएगा जी ऊपर। तो न्यूटन थर्ड लॉ के मोशन की मदद से हम रॉकेट चलाते हैं जी। अब आता है जी एक मिसकॉन्सेप्शन। मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि जो रॉकेट होता है वो स्पेस में मूव नहीं कर सकता। अरे भाई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि स्पेस में होता है जी वैक्यूम, एयर तो होती नहीं है जो इस रॉकेट पर फोर्स लगाए और रिएक्शन के तौर पर ये अपवर्ड मूव करे। ये दिया जाता है जी आर्ग्यूमेंट। लेकिन रॉकेट स्पेस में मूव करता है, रॉकेट का कोई ताल्लुक नहीं होता अपनी सराउंडिंग एयर से, वो वहाँ पर मौजूद हो या ना हो। सिर्फ और सिर्फ रॉकेट की मोशन का डिपेंडेंस होता है इस हॉट गैसेस की इजेक्शन से, जो कि इसकी टेल से निकलती हैं। जब तक ये हॉट गैसेस डाउनवर्ड मूव करती रहेंगी, ये रॉकेट अपवर्ड मूव करता रहेगा रिएक्शन के तौर पर। तो रॉकेट के मोशन का ताल्लुक किसी चीज़ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो इंटरनल इसकी जो हॉट गैसेस इजेक्शन होती है इस पर होता है। कोई सराउंडिंग एयर से इसका कोई सरोकार नहीं है कि स्पेस है या नहीं है। तो यहाँ पर अब हमारे पास है जी एक गन से हमने एक बुलेट फायर की है, ठीक है। जब हम गन से बुलेट फायर करते हैं तो गन बुलेट पर एक फोर्स लगाती है, और रिएक्शन के तौर पर बुलेट भी गन पर एक फोर्स लगाती है, जिसको हम रिकॉलिंग फोर्स भी कहते हैं। यानी जो गन है वो बैकवर्ड मूव करती है, हमारे हाथ पर एक फोर्स लगाती है, जिसको रिकॉलिंग फोर्स कहते हैं। तो जो हमारे पास जो बुलेट होती है वो बहुत ही स्पीड से आगे की तरफ मूव करती है, उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमने तो कहा था कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस बराबर होती हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं। तो इस हिसाब से तो जो गन है उसको भी इसी एक्सेलरेशन से बैकवर्ड मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर तो न्यूटन का थर्ड लॉ बिल्कुल फॉलो किया जाए तो जो ये हमारे पास गन है ये बुलेट की स्पीड से पीछे बैकवर्ड की तरफ मूव करेगी, और जो गोली चला रहा है वो बेचारा भी मारा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, रिकॉलिंग फोर्स इस बुलेट की स्पीड से कम होती है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि बुलेट का हमारे पास जो मास है वो बहुत ही कम होता है, बुलेट का मास हमारे पास कम होता है। इस वजह से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F=ma की मदद से जिस चीज़ का मास कम है उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, तो बुलेट की एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बरक्स देखा जाए तो जो हमारे पास गन है, गन का मास हमारे पास ज़्यादा है, इसकी एक्सेलरेशन कम होगी हमारे पास, ठीक है। तो इस वजह से इस गन की एक्सेलरेशन कम होती है इसके ज़्यादा मास की वजह से। तो ये वजह होती है कि हमारे पास जो गन है वो बुलेट की स्पीड के बराबर पीछे बैकवर्ड की तरफ मूव नहीं करती, कम मूव करती है। यहाँ पर जी मैंने आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कुछ यूजेज दिखाई हैं। यहाँ पर है जी मेरे पास एक मेंढक जब मूव करते हैं पानी में तो अपने हाथ और पाँव की मदद से पानी पर एक बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, पानी को पीछे की तरफ मूव करवाते हैं। तो जो पानी है वो रिएक्शन के तौर पर मेंढक पर एक फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और इस रिएक्शन की बुनियाद पर, इस रिएक्शन की मदद से ये जो फ्रॉग है, मेंढक है, ये स्विम कर जाता है आगे की तरफ। यही लॉ हम ये बर्ड्स यूज़ करते हैं फ्लाई करने के लिए। बर्ड्स अपने विंग्स की मदद से जो एयर है, इनकी सराउंडिंग में जो एयर है इसको डाउनवर्ड मूव करेंगे, और एयर रिएक्शन के तौर पर इस बर्ड पर अपवर्ड फोर्स लगाएगी, उतनी ही मैग्नीट्यूड में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की मदद से बर्ड्स और ये जो फ्रॉग है या कोई भी एनिमल है वो पानी और हवा में मूव करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की समरी है, तो मैंने सोचा कि आपको इन लॉज का गिस्ट भी देती चलूँ जो अभी तक हमने कवर कर लिए हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो देखते हैं इसकी समरी को। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमने कहा था जी लॉ ऑफ इनर्शिया भी। मूविंग ऑब्जेक्ट्स कीप मूविंग, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी स्टेट को बरकरार रखते हैं जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करती। तो मैंने आपको एक क्लू पॉइंट भी दिया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हवाले से, आपको याद है तो बताएं। या
ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। ऑब्जेक्ट हमेशा वही करना पसंद करते हैं जो वो कर रहे हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? F इज इक्वल टू ma, मोर फोर्स मोर एक्सेलरेशन, मोर मास लेस एक्सेलरेशन। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि अभी अभी हमने पढ़ा, आपको आता भी है, एक्शन और रिएक्शन लॉ कहा जाता है। और क्या है ये? इफ़ एन ऑब्जेक्ट exert a force on one object, the second one exert an equal and opposite force on the first one। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर उतनी ही फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये थे हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो उम्मीद करती हूँ कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की आपको पहले से ज़्यादा समझ आई होगी इस लेक्चर के बाद। तो अगर आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दीजिएगा अपनी मर्ज़ी के। तो एक लास्ट बात, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट, माइंड इट। अल्लाह हाफिज़।